Hi, welcome to my class. Today we are going to study class 12 geography, book 2, chapter number 3. Name of the lesson is human development या मानव विकास. Development of a few regions, individuals brought about in a short span of time leads to poverty and malnutrition for many along with large scale ecological degradation. तो कम समय के लिए या कम समय में बहुत तीव्रता से यदि किसी क्षेत्र का या किसी व्यक्ति का विकास होता है तो ये बहुत सारी समस्याएं अपने साथ उत्पन्न करती है, जैसे गरीबी, कुपोषण या बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय क्षरण. इट इज़ बिलीव्ड दैट डेवलपमेंट इज़ फ्रीडम which is often associated with modernization, leisure, comfort and affluence. तो जनरली हम ये मान के चलते हैं कि विकास का मतलब स्वतंत्रता होता है जो आधुनिकता से या आरामदायक जीवन से या अन्य तथ्यों से प्रेरित होता है. इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, efficient transport and communication network, large education system, advanced and modern medical facilities, safety and security of individuals are considered as the symbol of development. तो जनरली आज के ज़माने में हम किन किन चीज़ों को मानव विकास से संबंधित मानते हैं? तो कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए या कंप्यूटरीकृत होना चाहिए सारी व्यवस्था, औद्योगिकरण होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का नेटवर्क बढ़िया होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम बहुत एडवांस होना चाहिए, अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए लोगों को, सुरक्षा होनी चाहिए व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर. इन सभी चीज़ों को आज विकास का मापदंड माना जाता है. फॉर इंडिया डेवलपमेंट इज़ अ मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज नेग्लेक्ट एंड डेप्रिवेशंस. तो भारत के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो हमारा जो विकास है ये फायदा या अवसर और शोषण या अप्राप्ति का एक मिला जुला रूप है. मतलब विकास से बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बहुत सारे लोगों को सुविधाएं मिली, लेकिन सोसाइटी के कुछ सेगमेंट्स या कुछ पार्ट जो थे वो नेग्लेक्ट भी हो गए, उनको ओवरलुक कर दिया गया, उनमें बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई, उनको बहुत से शोषण का सामना भी करना पड़ा. The situation is more alarming if one looks at the distribution of the development opportunities among different sections of the society. यदि हम समाज के विभिन्न वर्गों के हिसाब से देखें, विभिन्न तबकों के हिसाब से देखें तो ये सिचुएशन और ज़्यादा खतरनाक दिखाई पड़ती है. अ लार्ज सेगमेंट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज़ द वर्स्ट सफरर्स एमंग ऑल. और इनमें भी समाज में महिलाओं का जो वर्ग है ये इन सारी सुविधाओं से वंचित है. विकास का उन पर बहुत ज़्यादा फायदेमंद असर नहीं पड़ा, उनको समाज में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन लीड्स टू इकोलॉजिकल क्राइसिस. दूसरी समस्या क्या है कि जब पर्यावरण प्रदूषण होता है तो इससे पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होती है. एयर, सॉइल, वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशंस have not only led to the tragedy of commons, but these have also threatened the existence of our society. तो वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब ऐसे प्रदूषण हैं जिन्होंने सिर्फ आम जनों को ही प्रभावित नहीं किया है बल्कि हमारे समाज में उसके अस्तित्व को भी प्रभावित किया है. The poor are being subjected to 3 interrelated process of declining capabilities. First is social, second environmental and third is personal capability. तो गरीबों को 3 तरह की क्षमताओं में ह्रास का सामना करना पड़ता है. पहला है सोशल कैपेबिलिटी, सामाजिक क्षमताएं. तो ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एंड वीकनिंग ऑफ सोशल टाइज दे हैव टू सफर अ lot. Then second is environmental capabilities. This is declining due to
pollution. And third is personal capabilities ड्यू टू इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ डिजीज एंड एक्सीडेंट्स। तो व्यक्तिगत क्षमताओं में कमी क्यों आ गई? क्योंकि बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट्स होने लगे और बीमारियां फैलने लगी गरीबों में। The present development has not been able to address the issue of social justice, regional imbalance and environmental degradation. तो हमारा जो आधुनिक विकास का तरीका है, इसने सामाजिक न्याय को या क्षेत्रीय विषमताओं को और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दिया। मोस्ट सिस्टमेटिक effort towards this was the publication of first Human Development Report by United Nations Development Program UNDP in 1990। तो मानव विकास के संदर्भ में जो पहला काम किया गया जो ध्यान देने योग्य है वो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1990 में मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल आर सीन एज द मिनिमम कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इस यूएनडीपी की रिपोर्ट जब 1993 में प्रकाशित हुई तो इसमें आगे बढ़ते लोकतंत्र को या संपन्न होते विकसित होते लोकतंत्र को और लोगों की क्षमताओं में या लोगों के सशस्त्रीकरण को मानव विकास का सबसे आवश्यक अंग माना गया। अर्थात मानव विकास तभी माना जाएगा जब लोकतंत्र में विकास हो रहा हो और लोगों की क्षमताओं में विकास हो रहा हो, लोग सशक्त होते जा रहे हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया विथ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.20 बिलियन इज रैंक्ड 131 among 188 countries of the world in terms of the Human Development Index। तो विश्व के 188 देशों में भारत अपनी लंबी चौड़ी जनसंख्या के साथ 131वें रैंक पर है और ये रैंकिंग किस आधार पे है? मानव विकास सूचकांक के आधार पे। Using the indicators selected by UNDP, the Planning Commission of India also prepared the Human Development Report for India। तो जिस तरह से UNDP ने विश्व के देशों को लेकर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाया, उसी तरह से हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन ने उसी आधार पर भारत के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित किया। इट यूज्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एज द यूनिट्स ऑफ एनालिसिस। और इसने क्या किया? विश्व में जब यूएनडीपी ने रिपोर्ट जारी की तो उसने देशों को आधार बनाया। प्लानिंग कमीशन ने क्या किया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आधार बनाकर इसका विश्लेषण किया। HDI by Planning Commission of India has been calculated by taking the three indicators equity, sustainability, productivity and empowerment। और इसने भी वही आधार रखे जो UNDP ने रखे थे, समानता का, धारणीयता का, उत्पादकता का और सशक्तिकरण का। Now the next topic is indicators of economic attainments। Gross national product and its per capita availability are taken as measures to assess the resource based endowment of any country। तो आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धि को आधार माना गया और ये माना गया कि आर्थिक विकास है ये या आर्थिक समृद्धि है, ये आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर और संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित है। पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन। ये माना जाता है कि गरीबी जो है वो ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों को बहुत कुछ नहीं प्राप्त होता या अप्राप्यता की स्थिति होती है। इट रिफ्लेक्ट्स द इनएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल to satisfy certain basic needs for sustained, healthy and reasonably productive living। तो कौन कौन से इसमें बेसिक माना गया?
कि बेसिक नीड्स फॉर सस्टेन्ड हेल्दी एंड रीजनेबली प्रोडक्टिव लिविंग, तो इसको विकास का आधार माना गया। Jobless growth and rampant unemployment are some of the important reasons for higher incidence of poverty in India. तो भारत में बड़े पैमाने पर गरीबी पाई जाती है। इसका कारण सबसे ज़्यादा माना गया कि हमारे यहाँ बढ़ती हुई बेरोजगारी है। इस बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण गरीबी में वृद्धि हुई और ये गरीब लोग जो थे ये बहुत तरह की सामाजिक शोषण का शिकार होते गए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर ऑफ अ हेल्दी लाइफ। लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस एंड एलमेंट एंड लिविंग ए रीजनेबली लॉन्ग लाइफ स्पैन आर इंडिकेटिव ऑफ अ हेल्दी लाइफ। तो हम हेल्दी लाइफ किसको कहते हैं? जो बीमारियों से मुक्त हो, किसी तरह की शारीरिक और मानसिक व्याधियों से मुक्त हो और एक रीजनेबल या एक न्यायपूर्ण, एक सही तरीके का हम लंबा जीवन जी सके और स्वस्थ जीवन जी सके। इंडिया हैज़ डन रीजनेबली वेल इन सम ऑफ द हेल्थ इंडिकेटर्स लाइक डिक्लाइन इन डेथ रेट फ्रॉम 25.1 per thousand in 1951 to 6.5 per thousand in 2015 and infant mortality from 148 per thousand to 37 during the same period. तो भारत ने कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक विकास किया है जो कि उल्लेखनीय है, जैसे कि हमारी मृत्यु दर जो 1951 में 25.1 प्रति हजार थी, ये 2015 में घटकर 6.5 पर थाउजेंड हो गई। इसी तरह से शिशु मृत्यु दर 1951 में 148 पर थाउजेंड थी, जो 2015 में घटकर 37 पर थाउजेंड रह गई। It also succeeded in increasing life expectancy at birth from 37.1 years to 66.9 years for males and 36.2 to 70 years for females from 1951 to 2015। तो इसने मृत्यु दर में कमी के साथ साथ जीवन प्रत्याशा में वृद्धि पर भी उल्लेखनीय प्रगति की और 1915 में पुरुषों की जो जीवन प्रत्याशा थी वो 37.1 ईयर्स थी, जो 2015 में बढ़कर 66.9 ईयर्स हो गई। और इसी तरह से महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 1951 में 36.2 थी, जो 2015 में बढ़कर 70 साल हो गई। तो जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि एक पैदा होने वाला व्यक्ति कितने साल तक औसत रूप से जीने की अपेक्षा कर सकता है। तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय प्रगति की है। देन ऑल्सो इंडिया ब्रॉट डाउन बर्थ रेट फ्रॉम 40.8 टू 20.8। इसी तरह से हमने अपने जन्म दर में भी आधे कटौती कर ली है। 40.8 से हमने 20.8 पर थाउजेंड पर इसको लाके खड़ा किया है। देन इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशियो। ये हमारा सबसे नेगेटिव है कि हमारे यहाँ जो महिला पुरुष अनुपात है, इसमें महिलाओं की संख्या में, महिलाओं के अनुपात में लगातार गिरावट हो रही है। द चाइल्ड sex ratio has declined in all the states and it is the most alarming in the developed state of Haryana and Punjab, where it is below 850 female children per 1000 male children। तो ये जो चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसमें शिशु लिंग अनुपात में सबसे ज़्यादा और खतरनाक तरीके से गिरावट आई है, और वो भी खासकर उन राज्यों में जो तथाकथित विकसित माने जाते हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा। यहाँ शिशु मृत्यु दर में महिलाओं की या लड़कियों की संख्या प्रति 1000 लड़कों पर मात्र 850 है। तो ये भारत के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। किसी भी समाज में, एक स्वस्थ समाज के लिए महिला पुरुष अनुपात लगभग बराबर होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। डेवलपमेंट इज फ्रीडम। विकास को स्वतंत्रता का
समानार्थी माना जाता है। फ्रीडम फ्रॉम हंगर, पॉवर्टी, सर्विट्यूड, बॉन्डेज, इग्नोरेंस, illiteracy and any other forms of domination is the key to human development। तो विकास को हम स्वतंत्रता मानते हैं। स्वतंत्रता किससे? भूख से स्वतंत्रता, गरीबी से स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, बंधुआ मजदूरी से स्वतंत्रता, साक्षरता की दर ज़्यादा होना, ये सारे यदि अच्छे हैं तो इसे मानव विकास का सूचकांक माना जाता है या एक पॉजिटिव लक्षण माना जाता है। It is possible only with the empowerment and participation of the people in the exercise of their capabilities and choices in the society। तभी संभव होगा जब समाज में लोगों का सशक्तिकरण होगा, उनकी क्षमताओं में वृद्धि की जाएगी और उन्हें चुनाव के समान अवसर दिए जाएंगे। Percentage of literates in the rural area and among the marginalized section of our society, such as females, scheduled caste, scheduled tribes, agriculture laborers, is very low। अब यदि हम साक्षरता के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे समाज के जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो हाशियाकृत लोग हैं, जैसे महिलाएं हैं, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, कृषि श्रमिक है, इनमें साक्षरता की दर बहुत कम है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। तो अगला टॉपिक हमारा है भारत में मानव विकास सूचकांक। इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड अमंग द कंट्रीज शोइंग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। देयर आर सेवरल सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स फॉर सच ए स्टेट ऑफ अफेयर। तो विश्व के संबंध में या विश्व के रिलेशन में या संदर्भ में भारत को औसत ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। तो इसके पीछे बहुत कुछ कारण हमारा पुराना इतिहास रहा है, लंबा औपनिवेशिक गुलामी का समय रहा है जिसने हमें इस कंडीशन में लाकर खड़ा कर दिया। Apart from the educational attainment, the levels of economic development to play significant impact on SDI। तो शिक्षा के साथ साथ हमारा जो आर्थिक विकास का स्तर है ये भी मानव विकास सूचकांक में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। रीजनल डिस्टोरेशन एंड सोशल डिस्पैरिटीज which developed during the colonial period continue to play an important role in the human economy, polity and society। तो इसमें जो सबसे खतरनाक स्थिति थी वो थी हमारी औपनिवेशिक काल में जो क्षेत्रीय भिन्नताएं हुई, जो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुए, सामाजिक असंतुलन पैदा हुए, उन्होंने हमारे मानव विकास को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी सोसाइटी को और हमारी राजसत्ता को बहुत अधिक प्रभावित किया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, अर्थात जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। डेवलपमेंट हैज ब्रॉट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ in more than one way, but regional disparities, social inequalities, discrimination, deprivation, displacement of people, abuse of human rights, and understanding human values and environmental degradation has also increased। तो भले ही हमने विकास किया जिससे जीवन की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सी अन्य समस्याएं भी पैदा हो गई, जैसे कि रीजनल डिस्पैरिटीज हो गई, क्षेत्रीय विभिन्नताएं पैदा हो गई, सोशल इनइक्वालिटीज पैदा हो गई, सामाजिक अंतर पैदा हो गया, भेदभाव पैदा हो गया, लोगों को बहुत कुछ सुविधाओं से वे वंचित होने लगे। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हो गया, क्योंकि अब हम बांध बना रहे तो वहाँ से लोगों को दूसरे स्थान पर भेज देने, तो बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित होने लगे। फिर ह्यूमन राइट्स उनसे छीन लिए गए और बहुत सारी मानवीय जो वैल्यूज़ थी, जो सोशल वैल्यूज़ थी, उनमें बड़े पैमाने पर कमी आई। इसके साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण का क्षरण बढ़ता चला गया।
People's participation and their security were the major issue in the Human Development Report of 1993. तो 1993 की जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई तो उसमें लोगों की भागीदारी और उनकी सुरक्षा को सबसे मुख्य मुद्दा माना गया. इन अ न्यूक्लियराइज्ड वर्ल्ड, पीस एंड वेल-बीइंग आर द मेजर ग्लोबल कंसर्न. The prime task before any development activity is to maintain parity between population and resources. तो आज के इस ध्रुवीकृत समाज में शांति और लोगों की अच्छी जीवन शैली या लोगों की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा वैश्विक स्तर पर इम्पोर्टेंस दिया गया. अब ये माना जाता है कि विकास के साथ साथ जनसंख्या और संसाधनों में समन्वय होना भी आवश्यक है. Scholar like Sir Robert Malthus was the first one to voice his concern about the growing scarcity of resources as compared to the human population. तो सर थॉमस माल्थस बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जिन्होंने पहली बार इस बात को पॉइंट आउट किया कि बढ़ती हुई जनसंख्या और संसाधनों के बीच में आपसी समन्वय आवश्यक है. इट इज़ नॉट द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज दैट इज एज इम्पॉर्टेंट एज देयर सोशल डिस्ट्रीब्यूशन. तो उन्होंने ये कहा कि संसाधनों की उपलब्धता से ज़्यादा आवश्यक या ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका जो सामाजिक विभाजन है, जो वितरण है सामाजिक, वो समान हो. अर्थात समाज के सभी वर्गों के लिए संसाधन समान रूप से उपलब्ध हो. Indian culture and civilization have been very sensitive to the issue of population, resource and development for a long time. भारतीय सभ्यता और समाज प्राचीन काल से ही इस बात पर बहुत जोर देता रहा है कि जनसंख्या और संसाधनों के बीच में उचित समन्वय होना चाहिए और इस हिसाब से विकास करना चाहिए कि वो सभी लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो. Mahatma Gandhi in the recent times advocated the reinforcement of the harmony and balance between the two. आधुनिक समय में महात्मा गांधी ने सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर दिया कि विकास और संसाधनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन या समन्वय आवश्यक है. He was quite apprehensive about the ongoing development, particularly the way industrialization has institutionalized the loss of mortality, spirituality, self-reliance, non-violence and mutual cooperation and environment. तो वो सबसे ज़्यादा चिंतित किस बात को लेके थे कि औद्योगिकरण के कारण लोगों की आत्मनिर्भरता खत्म हो रही है, लोगों में असहिष्णुता बढ़ रही है, हिंसा का वातावरण बढ़ रहा है, आपसी सहयोग की भावना कम हो रही है और बड़े पैमाने पर पर्यावरण का क्षरण हो रहा है. तो इन सारी चीज़ों को विकास के समय ध्यान रखना चाहिए कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, इस तरह से विकास करें कि आने वाली पीढ़ियों को उसका नेगेटिव इफेक्ट ना झेलना पड़े और समाज के सभी वर्गों के लिए विकास के अवसर समान रूप से उपलब्ध हो. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.